नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप चैनल में तो बीजेपी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंब देखा था कल का कि हम लोग क्या करने वाले हैं 2021 यानी कि 21 साल का हम लोग का प्रीवियस ईयर पेपर्स का और क्या है कि आज हम लोग का क्या है, आज से हम लोग का फिजिक्स का सेशन शुरू होगा। सुबह का आपका शाम का 6 बजे ये सेशंस आपको मिलेंगे, फिर इसके बाद आपको मैथ्स का मिल जाएगा, ठीक है? मैथ्स का मिले चाहे केमिस्ट्री का मिले, फिर ये आपको कंटिन्यू 6 बजे के बाद आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कि जैसा हम लोग आपको बोले थे कि 1 मई से हम लोग क्या करने वाले हैं, सेशंस को करने वाले हैं। एक चीज़ इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट ये है कि देखो, कल हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसके पेपर में हम लोग क्या कर रहे थे, बिज़ी थे। तो पता क्या चला कि फिज़िक्स का जो पेपर आया, वो तो जैसा हम लोग पीवाईपी क्वेश्चंस करवाए थे 4 साल का, उसके अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि जो केमिस्ट्री का पेपर और मैथ्स का जो पेपर था, वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। इस बात को बोर्ड को मानना चाहिए, ठीक है? इसके लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसल करना चाहिए। आगे क्या होगा नोटिस, वो तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे ही। तो जो बिहार पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, वो सँभल जाएँ, ठीक है? सबसे सिंपल उपाय यही है कि देखो, सीखो और बचो। उन लोग को क्या करना है, उन लोग क्वेश्चंस देख लिए, अब उन लोग से सीखना है, उन लोग के क्वेश्चंस को पकड़ के, ठीक है? कि ऐसा अगर अनसर्टेनिटी आता है क्वेश्चंस में कि बिल्कुल आपका एकदम बने ही ना क्वेश्चंस, तो फिर आप क्या करोगे? तो हम लोग इस बार उनकी गलतियों से सीखेंगे और बचने का कोशिश करेंगे इस बार कि जो वहाँ से क्वेश्चंस उठा है, क्योंकि क्वेश्चंस बोर्ड वाले पता नहीं क्या खा के आए थे कि क्या पी के आए थे। ऐसा क्वेश्चन दिया कि सारे बच्चों ने हम लोग को कमेंट किया कि बहुत परेशान थे। फिजिक्स का क्वेश्चन तो अब कहना ही नहीं है, वो लोग को तो 45 प्लस को उसमें आना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर्स करने का बहुत फ़ायदा होगा और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करेंगे। आज हम लोग का डे 1 है, तो आज थोड़ा-सा आप समझ लो कि किस तरह से हम लोग का सेशन चलेगा, क्योंकि आपको 40 डेज़ आप मान के चलो, ठीक है? 40 से 50 डेज़ आप मान के चलो, अभी आप लोग का तैयारी का है। तो 21 साल्स का तो हम लोग क्वेश्चंस पेपर करेंगे और प्लस वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखना है। यहाँ पे देखो, अगर जब आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हुए हम लोग पहुँचेंगे, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप लोग खुद क्या करोगे, आंसर करोगे। तो हमारे इस प्रयास को क्या करें, आप सफल बनाएँ और हमारे साथ जुड़ें, और जो नए बच्चे हैं उन लोग को क्या करें, उन लोग तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारे इस सेशंस पीवाईपी के सेशंस का क्या फ़ायदा है। ये फिज़िक्स के कल पेपर को देख के पता चल गया, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ्स के पेपर को इवन ऐसा नहीं है कि हम लोग के द्वारा इस चीज़ को बोला जा रहा है कि हम लोग नहीं। ये सारे जितने भी पॉलिटेक्निक को जो पढ़ाते हैं, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों ने सारे ने इस चीज़ का लोग का कहा है कि आपने गलत किया है, ठीक है? बोर्ड को देखना चाहिए था कि क्वेश्चंस किस लेवल का है, आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम ले रहे हो, 10th लेवल पे क्वेश्चंस आपका आ गया है, 12th लेवल पे, उन लोगों को समझना चाहिए। हम नोटिस उन लोग को देना चाहिए कि हाँ, इस तरह से है। फिर देखते हैं आपको बोर्ड आपको क्या देता है, क्वेश्चंस इस तरह का हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो सेशंस है, वो हम लोग का क्या रहने वाला है, आज का बिहार पॉलिटेक्निक का। तो आप ध्यान से देखते जाओ, सेशंस को हम लोग शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशंस को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हम लोग का फिज़िक्स का पेपर क्या है और 2001 में आप लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया था। तो पूरा का पूरा हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को भी देखेंगे प्लस साथ में कांसेप्ट भी देखेंगे कि कांसेप्ट क्या होता है। तो जुड़ना ना भूलें हमारे साथ मैथोपीडिया पे। तो चलिए आज का सेशन शुरू की। तो पैटर्न देखिए, आप लोग का जो क्वेश्चंस रहेगा, एक चीज़ और, जो बिहार पॉलिटेक्निक बच्चे एकदम नए हैं, आप लोग का टोटल 90 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है? 90 क्वेश्चंस में आप लोग का फिजिक्स का पूछा जाता है, केमिस्ट्री का पूछा जाता है, मैथ्स का पूछा जाता है। इसमें 30 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स से, 30 क्वेश्चंस आपका केमिस्ट्री से और 30 क्वेश्चंस आपका मैथ्स से रहता है। और ठीक है, ये क्वेश्चन तो टोटल कितना क्वेश्चंस हो गया, 90 क्वेश्चंस हो गया, ठीक है? और 90 इंटू 5 मार्क्स का रहता है, तो 450 हो गया। यहाँ पर आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, क्योंकि झारखंड बोर्ड वाले में आपका क्या था, एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स और नेगेटिव था 1/4। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो आप लोग के लिए सबसे अच्छा यही चीज़ है कि आप क्या करना कि पहले जितना सही आएगा उसको बना देना और उसके बाद आप आराम से जो तुक्का लगाते हो, ठीक है? उस तुक्के के ऊपर काम कर। चलिए, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, आप देखो आराम से सेशंस के साथ जुड़ना है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बने हैं 10 साल का क्वेश्चन पेपर के एकदम। आप जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 10 साल का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का क्या फ़ायदा हुआ हम, ठीक है? 11वें साल, 12वें साल और 2022 तक का क्वेश्चंस आते-आते ना आप लोग को लग जाएगा कि हाँ, कुछ हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए, आज थोड़ा-सा बात हो गया, क्योंकि आज हम लोग
झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नो डाउट हमारे साथ भी बहुत कन अथी आपके कमेंट आए हैं, ठीक है? पर्सनल पे कि सर क्या करें? तो ज़्यादा वरीड होने की टेंशन नहीं है, ठीक है? और बिहार पॉलिटेक्निक वाले जो बच्चे हैं बस यही समझ लें कि आप लोग को पूरा मेहनत करना है। हम लोग पूरी आपको अथी सिलेबस को कवर करेंगे, थोड़ा-सा हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के भी क्वेश्चन्स को करने वाले हैं, जो उन्होंने इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशंस, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है? ये और सेट्स इस तरह के जो क्वेश्चन्स दे दिए हैं बच्चों को लॉगरिथम उस सारे को भी क्या कर लेंगे हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाएँगे कि अगर क्वेश्चन जाता है, तो वहाँ पर आप लोग को तो नो डाउट आपके पास सिर्फ आपका ढाई घंटे ही रहेगा, तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम लोग देखेंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी आपको क्वेश्चन्स को करवा दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब सभी लोग जो है उन लोग तो क्वेश्चन्स को करवाएँगे, क्योंकि अब नहीं करवाएँगे क्वेश्चन्स को तो कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि बोर्ड वाले अगर नहीं सुने तो कोई चलिए, तो आज थोड़ा-सा ज़्यादा बात हो गया, आज हम लोग का पहला सेशंस है, आज शुरू किया जाए आज का पहला सेशन। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में क्या बोला है कि एक स्वचालित द्विविभुज का आवर्तकाल, ठीक है? आवर्तकाल आवर्तकाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपका टी बराबर आपको कितना दे दिया है? 0.004 सेकंड दे दिया है। तो इसकी आवृत्ति बोल रहा है निकालने के लिए। आवृत्ति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी जो होता है यानी कि आपका आवृत्ति जो होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से दिखाते हैं। एफ बराबर क्या होता है 1/t। तो यहाँ पर जब पुट करते हैं तो 1/0.004 ठीक है 0.004 यहाँ से जब डेसिमल उड़ेगा तो ऊपर में कितना चल जाएगा आपका 1000 अब यहाँ कितना आ गया 1000/4 तो इसको जब काटते हैं तो 1000/4 यानी कि ये कितना आ गया 25 यानी कि 250 हर्ट्ज के आसपास आपका आंसर तो 250 हर्ट्ज जो होगा आपका आंसर होगा ठीक है आराम-आराम से क्वेश्चंस को समझते हुए सॉल्व करना है थोड़ा-सा आराम से हम लोग भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चलिए और आपका 250 कितना हो गया हर्ट्ज हो गया। तो यहाँ से एक फ़ॉर्मूला आपको क्या करना है, ये नोट डाउन करना है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम पीरियड के। चलिए, तो यहाँ से देखो ये वाला क्वेश्चन से कैसे पूछा जाता है, बोलता है कि जब पेंडुलम का लंबाई में वो बोलता है कि पेंडुलम का लंबाई बढ़ जाएगा तो उसके टाइम पीरियड पे क्या होगा? तो इसको इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे हमारे कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट करना है और आज से ही जुड़ जाना है और शेयर करना है, ठीक है? और ये रही बात ये क्वेश्चंस का पीडीएफ का, ठीक है? पीडीएफ तो वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? एसके मैथो पीडी आप लिंक जाके देखिएगा अबाउट सेक्शन पे लिंक दिया है, वहाँ पे जुड़िए, हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि हाँ, आप जुड़ चुके हैं। तो वहाँ पर हम लोग सारा का सारा पीडीएफ आपको डेली का, ये क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यंक का गुणांक का मात्रक क्या होता है? बोल रहा है कि यंक का मात्रक का गुणांक का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब एक चीज़ ध्यान ना, ये वाला के लिए हम लोग क्या किए थे कि आपको डेली डोज़ जो सेशंस हम लोग सुबह में 7 बजे दे रहे थे। डेली डोज़ के सेशंस में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी लिखा था, उसका मात्रक लिखा था, उसका क्या बोलता है कि सिंबल लिखा था और आपका डायमेंशनल फ़ॉर्मूला जिसको हम लोग बीमा बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग कवर किया था। तो पूरा का पूरा वहाँ पर कवर है, करीब 30 प्लस आपका क्वांटिटी कवर है, तो उसको जा करके आपको क्या करना है, देखना है। नहीं तो मैं क्या कर दूँगा, इसी वीडियो में पिन कर दूँगा कि उस वीडियो को लिंक मैं दे दूँगा, आप जा कर के वहाँ से उसको देख सकते हैं। आप नए हैं तो आप जा कर के पहले हमारा प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पर पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये आपका सही है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन-कौन से कण रहते हैं? तो देखो, कोई परमाणु है, ठीक है? कोई परमाणु हम लोग का होता है, तो उसके नाभिक में हम लोग का 2 ही चीज़ रहता है, एक प्रोटॉन रहता है और एक और न्यूट्रॉन रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके चारों तरफ क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि उसके नाभिक में सिर्फ़ हम लोग का कौन चीज़ रहा? तो उसके नाभिक में हम लोग का रहता है सिर्फ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो सही होगा क्योंकि नाभिक में पूछा है। ऑप्शन नंबर सी जो है, सी वो हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको नोट डाउन करते चले जाना है क्वेश्चन्स को, आपको रिविज़न्स भी करते जाना है। आगे अब क्या दिया है अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को ज़रा ध्यान से बनाना और खासकर फिजिक्स का क्वेश्चंस को आपको पीवाईक्यू तो देखना ही चाहिए क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने का फ़ायदा बिल्कुल हुआ। जो 4 साल का पीवाईक्यू झारखंड पॉलिटेक्निक के बच्चे किए थे उनका फिजिक्स बहुत अच्छा गया और बार-बार वही बात है कि वो क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस थे तो फिर कहना ही नहीं था कि कैसा क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए क्या बोल रहा है कि 1.5 वोल्ट वाले सेल ठीक है, V बराबर कितना दे दिया है 1.5 वोल्ट दे दिया है
और 15 ओम का प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। 15 ओम का क्या किया है? प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, तो बोल रहा है कि धारा का मान क्या होगा? यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है? जो कितना ओम का है? 15 ओम का है और यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना दे दिया है? बोल रहा है 1.5 वोल्ट का है। तो बोल रहा है कि इससे कितना करंट फ्लो होगा? देखो अकॉर्डिंग टू ओह्म्स लॉ V इज़ इक्वल टू हम लोग के पास क्या फ़ॉर्मूला आता है? IR। तो I इज़ इक्वल टू हम लोग क्या निकालेंगे? V बाई R। तो V का वैल्यू कितना दिया है? 1.5 और नीचे कितना दिया है? 15। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो पॉइंट उड़ाएँगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1/10 आ जाएगा। 15-15 कट गया यानी कि 1/10 आता है, तो 1/10 का कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पेयर। तो 0.1 एम्पेयर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही। ठीक है? कांसेप्ट क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को ये ओह्म्स लॉ पे था। अब यहाँ पर देखो 3 चीज़ और समझो, एक होता है V इज़ इक्वल टू IR, एक I इज़ इक्वल टू VR। अगर इसी में अगर हम लोग को रेजिस्टेंस निकालने देता, तो रेजिस्टेंस बराबर आपका क्या हो जाएगा? V बाई R। ये तीनों चीज़ को आपको क्या करना है? एकदम याद रखना है। एकदम कांसेप्ट पे होना चाहिए ये आपका ओह्म्स लॉ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है? दो समांतर तारों में यदि धाराएँ विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है या ना आकर्षण होता है, ना प्रतिकर्षण होता है या चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाता है। देखो, क्या बोल रहा है कि 2 समांतर तार है, क्या 2 समांतर तार है, बोल रहा है यदि 2 धाराएँ विपरीत दिशा में यानी कि 2 धाराएँ विपरीत दिशा में क्या करती है अगर 2 धाराएँ विपरीत दिशा में करती है तो उनके बीच में क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है कि प्रतिकर्षण होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो ठीक है? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है? बोल रहा है कि जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि ये क्वेश्चंस ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे है। तो बोल रहा है कि जल पर जो बर्फ का जो टुकड़ा है, वो क्या करता है? तैरता है। तो इसमें क्या है कि बोल रहा है कि बर्फ से जल वाष्प उठती है? नहीं। बर्फ के भीतर भाप बनता है? नहीं। हाँ, ये घनत्व वाला कंडीशन से कि बर्फ का जो घनत्व है, जल के घनत्व से क्या रहता है? कम रहता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कम रहेगा तभी होगा, ज़्यादा रहेगा तो वो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 6 का सी हम लोग का सही हो जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में करोगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? देखो, जो भी मैं क्वेश्चन्स पूछूँगा ना उसका आप कमेंट करो। कमेंट करने का क्या फ़ायदा होगा? आप 10 साल का जो क्वेश्चन्स बना लोगे हमारे साथ, तो वहाँ पर आप बोलोगे कि हाँ सर हम लोग का क्या है? तो इसलिए जो भी आपको क्वेश्चन्स पूछा जा रहा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल मैथोपीडिया के साथ है। जिसका लिंक दिया गया है अबाउट सेक्शन में, वहाँ जाकर के आप जुड़िए। चलिए, आगे तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? देखो ये भी क्वेश्चंस हम लोग का बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्या करना है आराम से समझना। बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध दिया है त्रिभुज एबीसी के रूप में संयोजित है। त्रिभुज एबीसी के रूप में संयोजित है देखो, आराम से बनाओ। एक प्रतिरोध ऐसे करके, ठीक है? एक प्रतिरोध आपका ऐसे। फिजिक्स है तो फिजिक्स को ज़रा ध्यान से समझना क्वेश्चंस को बनाने में, क्योंकि 10th लेवल पे है, 12th लेवल पे आपका रहता तो बात अलग है। 12th लेवल पे बच्चों को पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व कराया जाता है। ये दिया गया है, 3 प्रतिरोध समायोजित है आपका। हो रहा है कि AB के बीच में 40 ओम है। अब नाम दे देते हैं A, B और C। हो रहा है कि AB के बीच में कितना है? 40 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है। भुजा जो 60 है, उसके बीच में कौन-सा है? B अच्छा BC होगा, ठीक है। BC के बीच में कितना है? 60 ओम है और तथा भुजा AC जो है, वो आपका कितना ओम है? ठीक है, 100 ओम है। इस तरह से आपको दिया गया है, AC दिया गया है, ठीक है, भुजा AC। तो बोल रहा है कि बिंदु ए और बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि हम लोग को प्रतिरोध किसमें निकालना है? इसके, ठीक है? यहाँ से इसके और इसके बीच में हम लोग को क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट हम लोग को समझना है, आर इक्विवेलेंट किस तरह को क्या कर निकाला जाएगा, ठीक है? तो देखो समझो चीज़ों को कैसे करके निकालना। हम लोग को क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट, ठीक है? आर इक्विवेलेंट का मतलब है कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। समतुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे कि आर ए सी है प्लस ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्लस ऑफ आर बी सी, ठीक है? प्लस ऑफ आर बी सी। ये दोनों क्या चीज़ में हम लोग का हो जाएगा? सीरीज में। फिर इसके साथ ही ये क्या चीज़ में हो जाएगा? पैरेलल में। तो पहले हम लोग सीरीज का निकाल लेते हैं, ठीक है? तो सीरीज का जब निकालेंगे तो आर ए सी हम लोग का दिया है 100 ओम। ध्यान से समझना। ये दोनों पैरेलल इसलिए हुआ ना, ये देखो सर्किट को मैं सीधा करके दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। मान लो ये सर्किट आपका ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर ए एंड दिया है, यहाँ पर बी एंड दिया है। इसके बाद में एक एंड ऐसे करके आपका दिया हुआ है, यहाँ से सी दिया हुआ है, ठीक है?
और इस तरह से आपका क्या है, ये कनेक्टेड है। तो अब देखो चीज़ों को समझ में आया आपको? 100 ओम यहाँ है और यहाँ पर आपका कितना है 60 ओम है। अब आप समझ में आया कि सीरीज़ पैरेलल किस तरह से लिया गया है? चलो पेन को व्हाइट कर ले रहा हूँ ताकि आपको तो अब समझ में आया कि ये इस तरह से क्या है सीरीज़ बन गया और फिर जब ये सॉल्व होके आएगा, तो ये इसके साथ ऐसे करके जुड़ जाएगा, तो ये दोनों फिर पैरेलल निकाल देंगे। तो चलो देखते हैं, तो ये 100 ओम हो गया प्लस का ये कितना हो गया 60 ओम हो गया, तो यहाँ जाकर के कितना निकल गया 160 ओम आपका निकल गया। अब इसके बाद फाइनल जो R निकालते हैं हम लोग, फाइनल R निकालने के लिए 2 ओम के लिए आप लोग को बताए थे कि जब 2 रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट हो, उसके लिए फ़ॉर्मूला एक जनरल फ़ॉर्मूला ये होता है R इज़ इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 को आराम से समझना, बहुत ही आराम-आराम से सॉल्व करवाया जा रहा है पूरा 21 साल्स का। पूरा आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये जान लीजिएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ आपको जुड़े रहना है। तो इस फ़ॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसी को शॉर्ट में आपको क्या बताए थे, हम लोग एक फ़ॉर्मूला बताए थे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ 2 अब आई क्या होता है सम ऑफ 2। तो इसी फ़ॉर्मूला का आप ज़्यादातर यूज़ करोगे 2 गो रजिस्टर्स में। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 यानी कि एक कितना बच गया मेरे पास 160 और दूसरा कितना बच गया 40 ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे 40 गुने 160 अब भाई कितना हो जाएगा 40 प्लस का 160 तो ऊपर देखो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या है कि ऊपर वाला को रहने दो ऐसे ही और नीचे कितना हो जाएगा 200 अब 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो यहाँ कट गया, 1 ज़ीरो से यहाँ ज़ीरो कट गया, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो यहाँ कट गया, यहाँ कट गया। अब ये कितना हो गया 2 बार में, ठीक है? तो ये कितना आ गया हम लोग के पास 2 इंटू 16 तो 2 इंटू 16 कितना आ गया 32 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 32 ओम। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो ठीक है? तो इस तरह से एकदम आराम-आराम से चीज़ों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, आप लोग को बिल्कुल समझाते हुए बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग का फिज़िक्स का न्यूमेरिकल आप हमसे पढ़े और बना नहीं, ठीक है? मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, सारे हम लोग एक-एक करके करेंगे, कंटिन्यू आपको शाम में 6 बजे से क्लास मिलेंगे और जो कांसेप्ट वाले क्लास होंगे, वो सुबह में आपको मिल जाएँगे। वो सब चीज़ हमारे द्वारा हमारी टीम के द्वारा बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे सेशन से जुड़ें और अ, जल्दी से जल्दी क्या करें कि आप हमारे हम लोग के सब्सक्राइबर को 1000 तक पहुँचाएँ ताकि हम लोग आपके लिए डायरेक्ट लाइव आकर के आप लोग के लिए पढ़ाएँ, तो उसका कुछ मज़ा ज़्यादा होता है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। हो रहा है कि 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, ठीक है? तो इसका संवेग क्या होगा? ये भी आ गया आपका न्यूमेरिकल। देखो समझो देखो, सबसे पहले ये समझना है कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फ़ॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ एमवी स्क्वायर ये हम लोग का फ़ॉर्मूला होता है। ठीक है? ये हम लोग का हाफ एमवीए स्क्वायर हम लोग के पास क्या है फ़ॉर्मूला है। अब इसके बाद हम लोग को क्या बोला है कि 2 किलो द्रव्यमान यानी कि एम का वैल्यू आपको कितना दे दिया है 2 केजी दे दिया है और गतिज ऊर्जा कितना दे दिया है 25 किलो जूल यानी कि एक वस्तु की ऊर्जा 25 जूल है तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी एक का कितना दे दिया है 25 जूल आपका दे तो वो रहा कि इसका समवेग क्या होगा? तो देखो एक फ़ॉर्मूला हम लोग क्या निकालते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू ये होता है काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग को P इज़ इक्वल टू mv होता है, ठीक है? तो उसको हम लोग को फ़ॉर्मूला में ले जाना होगा। तो अगर मान लो जे कि दोनों ऊपर-नीचे अगर हम लोग दोनों में अगर ऊपर-नीचे दोनों में हम लोग अगर m से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे होगा क्या आप देख लो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा हाफ और यहाँ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा एम हो जाएगा। अब इसको पी इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं एम बी पी इज इक्वल टू एम बी लेते हैं तो ई जो है इसको आप क्या बना सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2m और इसको आप ऐसे लिख सकते हो एम भी का होल स्क्वायर। अब इसी चीज को तो हम लोग पी बोल रहे हैं यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं पी बोल रहे हैं जरा ध्यान से कनेक्ट करना क्वेश्चन को ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m ठीक है? तो पी स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है 25 तो कितना हो गया 4 इंटू का ठीक है 4 इंटू कितना हो गया 100 4 इंटू 25 तो ये कितना हो गया 100 ठीक है? ये 100 हो गया, इसके बाद अगर जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये अंडर रूट 100 का कितना आ जाएगा आपका 10 किग्री मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो ये इसका ऑप्शन हम लोग का यही निकल रही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बता देता हूँ मैं
ये जो दिया है ऑप्शन आपका, हाँ, 10 केजी है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये 0.5 नहीं है, डबल रिपीटेड लिखा गया है, 10 केजी, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही है। ठीक है? ये ऑप्शन नंबर डी। तो चीज़ों को आराम से कनेक्ट करके समझते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या-क्या आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर होता है। ई इज़ इक्वल टू आपका क्या होता है एमवी, यानी कि संवेग इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है? आगे बढ़ा जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। देखो, अब इसके लिए भी हम लोग का फ़ॉर्मूला होता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। फ़ॉर्मूला क्या होता है कि F-32 बाई, ठीक है? F-32 बाई 9 इज़ इक्वल टू आपका हो जाता है C/5। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का कितना दे दिया है, माइनस का 45, माइनस का 40, तो माइनस का 40 और माइनस का कितना 32 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा C/5। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस का 72 और नीचे में है जाकर के गुना हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना C। अब ये कितना कट गया, 9 अठी 72, 8 बार में आपका कट गया, तो C बराबर आपका कितना हो गया, C बराबर हो गया माइनस का 8 इंटू 5, तो C इज इक्वल टू हो गया माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? ये फ़ॉर्मूला, अब देखो यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट हो गया है। ये फ़ॉर्मूले को आपको क्या करना है, एकदम नोट डाउन करते चले। तो जो भी फ़ॉर्मूला आपको बताया जा रहा है ना, उसको आप साइड में एक बार, साइड में इसी तरह से नोट डाउन करके रख देना, ताकि और पूरा सीरियली आपको लिखना है। एकदम आराम-आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और एक फ्लो में सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा आपका माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स है। देखो यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के बीच में है। अभी अब कौन-सा क्वेश्चन्स रिपीटेड किया है, अभी तो हम लोग 2001 से ही सॉल्व किए हैं। तो 5 साल में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा क्वेश्चन्स रिपीटेड किया है। आप बिल्कुल देखना आराम से, क्या फ़ायदा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी अभी तरोताज़ा है, तो बिल्कुल आप देख सकते हो, आपका फॉर्म भराने का डेट तो आ ही चुका है, आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे, एग्ज़ाम का भी डेट आ गया है। इवन लेटर एंट्री का डेट आ गया है, 11/5 को एग्ज़ाम है, तो हो ना हो इसी के तुरंत बाद हो जाएगा, तो आपके पास समय कम है। ठीक है? तो बिल्कुल चीज़ों को हम लोग पूरा कंप्लीट करा देंगे। झारखंड पॉलिटेक्निक का जैसे हम लोग पूरा कंप्लीट कराए थे और क्वेश्चन्स आया था, फिज़िक्स का क्वेश्चन तो बिल्कुल आ गया था, वही का वही 45 प्लस आपका सही हो गया। और और फिर आपका झारखंड बिहार पॉलिटेक्निक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन्स किस तरह से बनेगा, इस चीज़ पे तो हम लोग बोलेंगे ही। और जो गलतियाँ झारखंड बोर्ड वाले बच्चे किए हैं, वो गलती हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 2 आवेशों के बीच की दूरी कितनी की बोल रहा है कि आधी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? देखो, अब ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है, ये भी थोड़ा-सा अपर लेवल है, ठीक है? फ़ॉर्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, फ़ॉर्मूला होता है हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आपका कितना होता है R स्क्वायर। ये हम लोग का फ़ॉर्मूला होता है, जब 2 चार्जों के बीच में, जब 2 आवेशों के बीच में जब फ़ोर्स लगता है, ठीक है? 2 आवेशों के बीच में फ़ोर्स लगता है, तो ये हम लोग का फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये दूरी को क्या कर देने बोल रहा है, आधी कर देने बोल रहा है। जब दूरी को जब आधी करता है, तो बोल रहा है कि उसके बीच में जो लगने वाला है, एक चीज़ ध्यान देना कि ये तो फ़ोर्स जो है, यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, फ़ोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R स्क्वायर है। अगर पूरा सॉल्व ना करके ट्रिक पे सॉल्व करें तो क्या होगा? तो यहाँ पर F इज़ इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1/r स्क्वायर, मतलब है कि आधी कर रहा है। तो आधी कर रहा है मतलब 1/4 स्क्वायर है, तो कितना हो जा रहा है, F इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है, 4r के आस-पास। यानी लग तो रहा है कि 4 गुना होगा और ये आंसर भी है, 4 गुना तो होगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है फ़ॉर्मूला। तो ये फ़ॉर्मूला हो गया एक, और एफ डैश बाय एफ निकाल देते हैं कि क्या होता है, तो एफ डैश बाय एफ इज़ इक्वल टू हम लोग के पास क्या फ़ॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय Q1 Q2, ठीक है? और बाई कितना हो जाएगा ये आपका R स्क्वायर, ठीक है? बाई कितना हो जाएगा ये आपका R1, ठीक है? यहाँ पर हम लोग अगर निकाल लेते हैं, तो R/2 का स्क्वायर, क्योंकि आधी किया जा रहा है, और नीचे में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, चार्ज भी हम लोग का खत्म हो गया। तो क्या आ जा रहा है, एफ डैश बाई एफ इज इक्वल टू आपका क्या आ जा रहा है, R स्क्वायर बाई 4, ठीक है? और यहाँ पर कितना आ जा रहा है, बाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर क्या हो गया, आपका खत्म हो गया।
तो जो आपका यहाँ पर देखो, देखो मैं आराम से सॉल्व कर रहा हूँ। एफ डैश बाय एफ इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर बाई 4 और नीचे में 1 बाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 4। तो एफ डैश बाई एफ का जो वैल्यू आया, एफ डैश बाई एफ का जो वैल्यू आया कितना आ गया 4। तो एफ डैश बराबर कितना आ गया 4 एफ। ठीक है, यानी एफ डैश बराबर 4 एफ आ गया, मतलब कितना गुना हो गया 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका सही होगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग सेशंस को शुरू किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो ये क्वेश्चन 11 पे दे दिया है गया है, फोटो ही आप लोग के लिए डाल दिया गया है, कि आप लोग समझ में आ सके, क्योंकि ये ग्राफ बना नहीं था उस समय, तो हम लोग क्या कर दिए सीधा फोटो को इंट्रोड्यूस। पूरा दिए गए काल में वेग थी आपका ये वेग और दिया है, और वेग समय ग्राफ दिया गया है। अब बोल रहा है कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी का पता लगाएं कि 10 सेकंड में आपका दूरी कितना तय किया गया। देखो ये दूरी अगर आप क्लास 9th का पढ़े होगे, क्लास 9th का पढ़े होगे, तो उसमें आप लोग को ये एक तरह का ये ट्रायंगल बन रहा है। तो दूरी जो वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने का सबसे फ़ॉर्मूला यही है कि 1/2, ठीक है? और बेस इंटू हाइट निकाल दो, ठीक है? यानी कि आधार गुने ऊँचाई। तो आधार गुने ऊँचाई, तो ये आधार इसका कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आधार हो जाएगा, और ऊँचाई इसका कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से मिला सकते हैं। तो निकाला जाए 1/2, ठीक है? आधार इसका कितना हो गया 10 सेकंड हो गया, तो 10 हो गया, ठीक है? और आपका ऊँचाई भी हम लोग देख रहे हैं कि कितना है 10 है। तो इसको इससे काट दिए 5 बार में, तो कितना आ गया 50 मीटर, यानी कि 10 सेकंड में ये कितना दूरी तय कर रहा है 50 मीटर का दूरी तय कर रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही है। क्लियर? तो आराम से समझना है, हड़बड़ा करके नहीं, ऐसा नहीं कि जी आप हड़बड़ा के गलती कर दो काटने में। यहाँ ऐसा अक्सर देखा गया है, इवन हम लोग से भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई गलती कर रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो हम लोग से गलती नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कैलकुलेशंस ऐसा चीज़ है जो आप ध्यान से अगर थोड़ा-सा भी नहीं करोगे तो वहाँ पर आपका दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चंस भी हम लोग का न्यूमेरिकल ही है। देखो न्यूमेरिकल पेपर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहा है 5 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है? वाले, ठीक है? ये आपका क्या दिया है, बता लेता हूँ मैं। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर वाले लेंस के खगोलीय दूरबीन है, ठीक है? ये आपका क्या दिया है गया है? अ, अच्छा, नाभ्यांतर, ठीक है? नाभ्यांतर के 2 उत्तल लेंस के खगोलीय दूरबीन बनाने के लिए लगाए गए हैं। ये वर्ड सही है। यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों अनंत पर हैं, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? देखो, अगर लेंसों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है? लेंसों की बीच की दूरी बराबर अगर निकालना है, सीधा-सीधा हम लोग क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, एफ ई प्लस एफ नॉट। तो पता चल जाएगा कि दूर के बीच के हम लोग को देखना है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस का कितना हो जाएगा 20, तो टोटल कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए, 13 नंबर क्वेश्चन आपका है। अब 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी दिया है आपका। हो रहा है कि किसी पिंड का जो भार है, जिस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम क्या है? तो किसी पिंड का जो भार है, वो जो मापा जाता है, वो मापा जाता है आपका कमानीदार तूला से। आपका क्लास 9th 8 का ही कंसेप्ट है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो न्यूमेरिकल है, बोल रहा है कि एक आदमी की आवाज़ की जो आवृत्ति है, वो 150 हर्ट्ज़ दे दिया है। ठीक है? 50 हर्ट्ज़ दिया है, यानी कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको कितना दे दिया है 150 हर्ट्ज़। फिजिक्स का न्यूमेरिकल सबसे आसानी से तभी बनेगा जब जो गिवन क्वांटिटी है उसको आप लिख लीजिए और उससे रिलेटेड फार्मूला आपको लिखना है। प्लस तरंग की लंबाई आपका कितना दे दिया है 2 मीटर तरंग का लंबाई दे दिया गया है, यानी कि लेंथ जो आपको दे दिया है कितना दिया है तरंग की लंबाई, ठीक है? तरंग की लंबाई यानी कि वेवलेंथ आपका कितना दे दिया है 2 मीटर का आपको दे दिया गया है। बोल रहा है कि यदि एक बच्चे की आवाज़ 4 मीटर हो, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? चलो क्वेश्चन तो सही है। देखो सबसे पहला कंडीशंस क्या है, हम लोग निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी आपका क्या है। तो v इज़ इक्वल टू हम लोग के पास क्या फ़ॉर्मूला होता है, एन लैम्ब्डा फ़ॉर्मूला होता है। तो एन आपका कितना हो गया 1 बाई ये इसको एन से भी दिखा सकते हैं। तो इसको कितना हो गया 2, यानी कि 300 आपका क्या हो गया मीटर पर सेकंड हो गया उसका स्पीड।
अब दूसरे बार में कंडीशंस में हम लोग निकाल देते हैं। अभी हम लोग का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर दिया है, बोल रहा है कि वो 4 मीटर सुनाई देता है तो उसका कितना होगा? तो एन डैश बराबर हम लोग क्या निकाल देंगे? एन डैश बराबर हम लोग का निकल जाएगा वी बाई लैम्ब्डा। तो वी हमको लगा कितना हो जाएगा 300 और अभी जो निकाले और 4 बराबर हो गया। अब यहाँ से कितना हो गया 7 चौक 28 बचेगा कितना यहाँ पर 2 और 20 तो सा 4 पचे 20 यानी कि हम लोग कितना निकल गया 75 हर्ट्ज। 75 हर्ट्ज जो होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चंस हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सेशंस आपका लंबा होगा क्योंकि आराम-आराम से समझना है, कोई फांकीबाज मार करके नहीं सॉल्व करना है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एकदम 30 मिनट से 40 मिनट आपका रहेगा। हर दिन आपको मिलने वाला है, एकदम बिल्कुल आप जुड़ जाइए। तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन्स क्या का लेवल क्या है, ठीक है? जो भी क्वेश्चन्स हम लोग बिल्कुल करवाएँगे। आगे क्या बोल रहा है कि झील की सतह पर, ठीक है, बर्फ के रूप में जमेने जा सक रहे हैं, तो पेंदे की इस क्षण पर ताप क्या होगा? बोल रहा है कि झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है। तो बोल रहा है कि पेंदे की अथी सतह का आपका ताप क्या होगा? यानी कि उसका टेम्परेचर हम लोग से पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15 का कितना होगा? देखो लीस्ट टेम्परेचर जो हम लोग लेते हैं, लोग उसको जो क्वेश्चन को कितना लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। ये वाला जो क्वेश्चन्स है ये हम लोग का डेली डोज़ वाले क्वेश्चन्स में हम लोग क्या किए हैं, इस चीज़ को कवर किए थे। ठीक है? डेली डोज़ वाले में आपको वहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन्स को क्या किया गया था, बता दिया गया था कि वो सॉल्व कर सकते हो। ये चमा 4 डिग्री सेल्सियस वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा है, अब देखो वो रहा है कि प्रातः काल की अपेक्षा दोपहर के समय ऊष्मा अधिक आती है। देखो ये क्वेश्चन्स ना झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन्स को हम लोग सॉल्व करवाए थे तो मेरे को याद है। हो रहा कि प्रातः काल की अपेक्षा दोपहर के समय में अधिक ऊष्मा अधिक होती है, क्यों? तो बोल रहा है कि प्रातः काल सूर्य का ताप कम होता है। क्या बोल रहा है? दोपहर को सूर्य का ताप अधिक होता है। दोपहर को सूर्य की किरणें कम दूरी तय करके पृथ्वी पर आती है या फिर दोपहर को सूर्य की किरणें अधिक दूरी तय कर कर के पृथ्वी पर आती है। तो इसका जो 60 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोपहर को सूर्य की किरणें कम दूरी तय करके सीधा पृथ्वी पर क्या आती है, क्योंकि ये सीधा देखो, ये ऑन हेडेड होता है, ठीक है? ऑन हेडेड होता है, यहाँ पर अभी यहाँ पर है, ठीक है? फिर ये हम लोग के इस तरह से हम लोग जो अर्थ का रोटेशंस है, तो बिल्कुल डायरेक्ट आता है, तो दूरी क्या हो गया हम भी कम हो गया। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। हो रहा है कि प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्या है? प्रेरणा द्वारा किसी चालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है। इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न आपका क्या दिया गया है? क्या बोल रहा है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर होगा ना बाबू, तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज डेवलप होगा तो बिल्कुल आवेश कर सकता है, वो तो होगा नहीं। अचालक में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ऐसा नहीं है इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या होगा कि वो उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का ए जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, बोल रहा है कि शुष्क सेल में विभुवक कार्य करता है, यानी कि शुष्क सेल में विभुवक जो कार्य करता है, तो 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी आपका सही हो जाएगा, NH4 Cl। ठीक है, NH4Cu। ठीक है, ये चेक कर लेता हूँ ऑप्शन आपका सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, इसमें बड़ी बात नहीं है। आपका क्या दिया है? NH4Cl दिया है, ठीक है। क्यों गलती से लिखा गया है NH4Cl, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोला डायनोमो उत्पन्न करता है। डायनोमो किस चीज़ का उत्पन्न करता है? बोला चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत वाहक बल को, या आवेश को, या फिर चार्ज को। तो डायनोमो जो उत्पन्न करता है वो उत्पन्न करता है आवेश के चार्ज पर सी। आगे बढ़ा जाए 20 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि अभितान्य धागे की सहारे से एक खोखला लोलक लटक रहा है, तो उसके आधे भाग को पारे से भर दिया जाए, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? देखो यहाँ पर उसी तरह का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। पर ए जो होगा आपका सही होगा 20 का ए। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय क्रियाओं में क्या संचरित करता है? यानी नाभिकीय क्रियाओं में क्या संचरित करता है? केवल कुल आवेश, केवल नलिकाओं का कुल संख्या, या कुल आवेशों में नलिकाओं की कुल संख्या, या फिर इनमें सभी असंरक्षित रहते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है कि केवल कुल आवेश ही क्या करता है? संचरित करता है। तभी जो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 अब न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन देखो, पूरा 2 मीटर लंबी छड़ एबी सिरे ए और बी यानी कि ये 2 मीटर का आपका छड़ है। एक सिरा ए लिया गया है, एक सिरा बी लिया गया है। पूरा दूरी पर चाकू की धार पर संतुलित करता है, यानी कि इसको चाकू के धार पर क्या किया जा रहा है? संतुलित किया जा रहा है। ठीक है, चाकू के धार पर संतुलित किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि उसी सिरे ए पर 100 ग्राम भार रखने पर, यानी कि उसी सिरे पर क्या रख दे रहा है? 100 ग्राम का क्या रखा जा रहा है? भार रखा जा रहा है, 100 ग्राम। तो पर उस क्षेत्र के अपने केंद्र पर संतुलित पर आ जाते हैं, तो बोल रहा है कि छड़ का भार क्या होगा? छड़ का भार हम लोग मान लेते हैं डब्ल्यू, ठीक है, के लिए। तो इसमें देखो, इसमें जो निकालने के लिए आप लोग वो उस चैप्टर को तो हम लोग नहीं कवर किए हैं, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो चैप्टर को भी आपको क्या किएगा, डिटेल में बनाया जाएगा। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो क्या मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लिए कि माना कि ये जो है ये एक पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के मान लिए, तो अब इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए हैं, इसका मध्य बिंदु माना गया है। अब इसको संतुलित करने के लिए, ठीक है, क्या है कि ये आपको कितना दे दिया है? 2 मीटर। यहाँ पर क्या बोला है कि ए से 120 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ए से 120 मीटर की दूरी पर बोला है, तो इस पॉइंट को सी जो माने हैं, तो यहाँ पर एसी इज इक्वल टू हम लोग को कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर एसी हो गया। और छड़ का जो भार है, ठीक है, छड़ का भार को हम लोग क्या मान लिए? डब्ल्यू। इसके बाद अब क्या है कि अब ए पर 100 ग्राम का रखने पर, ठीक है, वो छड़ संतुलित होता है, ये हम लोग कंसेप्ट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं कि डब्ल्यू गुना, ठीक है, डब्ल्यू गुना ओसी, ठीक है, ये वाला डब्ल्यू गुना ओसी इक्वल टू क्या निकालते हैं? 100, ठीक है, 100 इंटू क्या हो जाएगा? ओए। यहाँ पर क्योंकि हम लोग को बैलेंस तो यही इसी पॉइंट पे ना करना है, तो इधर का ये लग रहा है और इधर का ये लग रहा है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करो, तो डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का क्या है? ओसी। तो ओसी बराबर अगर हम लोग को निकालना है, ओसी अगर हम लोग निकालते हैं, तो ओसी बराबर क्या निकालेंगे? पूरा एसी माइनस, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर देंगे? ओए को माइनस करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू ओए। तो समझना ध्यान से, क्वेश्चन हम लोग का बिल्कुल अलग है। तो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू और एसी कितना दिया है? 120, और ओए का वैल्यू आपको कितना है? 100, और इधर में कितना है आपका? 100 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दो, तो डब्ल्यू बराबर कितना? डब्ल्यू इंटू 20 इक्वल टू कितना निकल गया? 100 इंटू 100। तो यहाँ से काटेंगे कितना? 5 बार में। तो डब्ल्यू बराबर आपका कितना निकल गया? 5 गुना 100, यानी कि डब्ल्यू बराबर कितना? 500 ग्राम आपका निकल गया। डब्ल्यू बराबर आपका 500 ग्राम जो निकल गया आपका, सही है। तो 500 ग्राम जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सही है। ये क्वेश्चन का लेवल हम लोग का अच्छा था, किस तरह से निकालना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखा गया है आपको, तो इधर का गुना डिस्टेंस, इधर का गुना डिस्टेंस। अब ये हम लोग को तो पता नहीं था, हम लोग पूरा इतना में से इतना को माइनस कर दिए, तो पता चल गया कि डिस्टेंस हम लोग की है कितना। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 23 पे बोल रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब वह 96 90 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और उसका प्रारंभिक वेग का मान ज्ञात। प्रारंभिक वेग का मान निकालो। तो हम लोग ये वाला कंसेप्ट को कवर किए थे। प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, यू बराबर हम लोग लेते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग हाइट कितना कवर कर रहा है? 19.6 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा, कि जब अगर हम लोग नीचे से कोई वस्तु को, ये मान लो कि छोटा बच्चा है, ये क्या कर रहा है? इसके हाथ में गेंद है, ये इसको ऊपर फेंक रहा है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद उसका जो बॉल का जो वेलोसिटी होगा ना, वो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तभी जाकर के वो फिर से क्या आएगा? नीचे आएगा। तो v का भी वैल्यू आपको कितना मिल गया? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं, ये फ़ॉर्मूला हम लोग लगा देंगे मोशंस थर्ड लॉ, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, अब हम जब बताए थे कि जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो g का जो वैल्यू लेते हैं हम लोग माइनस में लेते हैं, तो 2gh लेते हैं, ठीक है। अब v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 0, यू स्क्वायर हो गया, और इंटू 2 g का वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना? जो g का जो वैल्यू होता है कांस्टेंट, जो कुछ नहीं दिया जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड, अगर लिखा हुआ रहता है कि जी का वैल्यू 10 लेना है, तो हम लोग उसको ले लेते हैं। यहाँ पर कितना लेंगे? 9.8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19.6। तो यू इधर करते हैं, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का? अब यहाँ पर देखो, इसको अगर गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 9 और 9 दूनी 18, 1 19, 19.6 इंटू 19.6। चलो वैल्यू निकालना हम लोग के लिए आसान हो गया। इसका वर्गमूल अगर निकाल देंगे, तो 2 के बदले हम लोग क्या लेते हैं? एगो लेते हैं, तो 19.6 इंटू 19.6। अब 2 के बदले 1 ले लेंगे, तो यू बराबर आपको कितना आ गया? 19.6 मीटर पर सेकंड। आसानी से निकल गई, चलो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर।
तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा 23 का वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। अभी हम लोग का 6 है, टोटल 30-30 क्वेश्चंस का हम लोग का सेट है, बिल्कुल सेट को करते चले जाएँगे। पानी और काँच का अपवर्तनांक दिया है 4/3, ठीक है? पानी का और काँच का अपवर्तनांक यानी कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दे दिया है कितना 4/3, अच्छा नहीं, अलग-अलग दिया है, ठीक है? इसका दे दिया है आपका सॉरी कि म्यू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू कितना दे दिया है 4/3 और म्यू जी इज़ इक्वल टू दे दिया है 3/2। तो बोल रहा है कि पानी का काँच के सापेक्ष में अपवर्तनांक क्या होगा? अब देखो, ये सब क्वेश्चंस को बनाने का सिंपल उपाय है क्या है? हम लोग को क्या पूछ रहा है? यहाँ का पानी का पूछ रहा है, ठीक है? किसके अपेक्ष में? पानी का काँच के सापेक्ष में पूछा जा रहा है, ठीक है? पानी का काँच के समक्ष में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? ए, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या होगा कि ए विथ रिस्पेक्ट टू जी बाई यहाँ पर क्या होगा ए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका कितना दिया है 4/3 और इसका कितना दे दिया हम लोग का 3/2। तो जब सॉल्व करेंगे 4/3 गुने 2/3, ठीक है? तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हम लोग कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8/9, 8/9 जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखो उत्तल लेंस बोला है तो पहला तो आंसर क्या चीज़ में होगा, प्लस में होगा कि हम लोग उत्तल लेंस का जो पावर लेते हैं, ठीक है? उत्तल लेंस का पावर हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है? तो और पावर बराबर हम लोग का जो फ़ॉर्मूला होता है पावर बराबर, ठीक है? पावर बराबर होता है P इज़ इक्वल टू 1/f। इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को भर-भर के पूछा। तो यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर तो 1/10 तो 1/10 आपका कितना हो जाएगा? तो जब सॉल्व करेंगे, ठीक है? 10 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी, यहाँ 10 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी दिया है, ठीक है? तो P का वैल्यू आपका 1 हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना जब यहाँ सेंटीमीटर में देता है ना, तो यहाँ पर हम लोग 100/f लेते हैं, ठीक है? 100/f जब ये सेंटीमीटर में दे तब पावर ये होता है और अगर मीटर में दिया हुआ रहे तो 1/f लिखते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10d तो पावर आपका कितना हो गया प्लस का 10d तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका, ठीक है? इस चीज़ को कांसेप्ट को याद रखना कि पावर अगर सेंटीमीटर में दिया है, तो वहाँ होगा 100/f और अगर पावर मीटर में दिया है तो लेते हैं 1/f, ठीक है? चलो 26 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी 6 सेंटीमीटर पे रखी एक वस्तु, ठीक है? U बराबर आपको कितना दे दिया है माइनस का 6 सेंटीमीटर लेते हैं हमेशा। इसके बाद आपका बोल रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब का जो दर्पण से कितना 20-30 सेंटीमीटर बनता है, तो V का जो वैल्यू लेंगे 30 सेंटीमीटर तो बनता है, बोल रहा है कि तो उस दर्पण का आवर्धन कितना होगा? तो देखो आवर्धन m इज़ इक्वल टू फ़ॉर्मूला हम लोग क्या निकालते हैं? m इज़ इक्वल टू फ़ॉर्मूला निकालते हैं V/U यहाँ कितना हो गया माइनस का 30, ठीक है? V का वैल्यू हम लोग माइनस में लेंगे, माइनस का 6 तो यहाँ पर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 30/6 यानी कि 5 यानी कि 5 गुना बड़ा वो हम लोग को दिखेगा तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हो रहा है कि 1 प्रकाश वर्ष का मान कितना होगा? 1 प्रकाश वर्ष का जो मान होता है, ठीक है? अब देखो प्रकाश वर्ष का हम लोग निकालते कैसे? इसको भी निकाल दे रहे हैं। एक बार अब जो क्वेश्चन्स रिपीटेड होगा, उस क्वेश्चन्स को फिर हम लोग आंसर बनाते हुए चले जाएँगे। 1 प्रकाश वर्ष बराबर हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि प्रकाश की चाल, ठीक है? यानी कि 1 वर्ष में चली गई दूरी को निकालेंगे तो प्रकाश की चाल, ठीक है? प्रकाश की चाल गुना क्या लेते हैं हम लोग समय। तो प्रकाश की चाल जो होता है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 × 10⁸ होता है, इंटू समय जो लेता है हम लोग लगभग उस समय को हम लोग कितना लेते हैं 1 साल का लिया जाता है। तो 365 फिर उसको आप दिन में लाओ, फिर उसको सेकंड में लाओ, फिर उसको आप क्या चीज़ में लाओ मिनट में फिर उसको सेकंड में लाओ। जब पूरे को जब सॉल्व करते हैं, तो पूरे को सॉल्व करने पर आता है 0.946 × 10⁻⁶ ऑर्डर आपका कितना आ जाता है? ऑर्डर आपका 10⁶ ठीक है, ऐसे ऑर्डर आप इसी चीज़ का आप ऑर्डर इससे लिखोगे 9.46 तो वहाँ पर ऑर्डर आता है 10⁵ लेकिन ये पॉइंट में दिया है तो आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा 10⁻16 मीटर जो होगा आपका आंसर होगा, नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड में 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से उत्पन्न करता है तो इस बल को कहते हैं, बल को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर F इज़ इक्वल टू आपको कितना दे दिया है? F इज़ इक्वल टू मास इनटू क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन बोला है तो ये 1 है और ये भी कितना है? 1 है। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे उसको? 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है यानी नंबर बी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बोला है कि 1 एम्पीयर धारा का क्या अर्थ होता है? 1 एम्पीयर धारा का क्या अर्थ हो है? देखो, एक फ़ॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि I बराबर हम लोग का क्या होता है, Q/T होता है। तो यहाँ पर क्या है कि Q किसका होता है? कूलम्ब का, तो कूलम्ब पर सेकंड, एक तो हम लोग कूलम्ब पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है? और दूसरा अगर V इज़ इक्वल टू IR से बोलता, तो वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है? तो 29 नंबर जो क्वेश्चन्स का जो आंसर होगा, ये भी आपका झारखंड पॉलिटेक्निका से रिपीटेड क्वेश्चन्स है, ठीक है? तो एक आंसर नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ए हो जाएगा 29। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो 30-30 क्वेश्चन आपका आता है, तो 30 करवाते जाएँगे जैसा हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को किए थे। बोला उगते और डूबते सूर्य के लाल होने का कारण क्या है? बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन। ऑप्शन देखो, पढ़ के बताओ क्या बोल रहा है? बैंगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, नीले रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है ना? या फिर नीले और बैंगनी रंग दोनों रंग के परिकिरण सबसे अधिक होना, या इनमें से कोई नहीं? तो एक चीज़ ध्यान देना कि कांसेप्ट इसमें क्या बोला गया है कि अ, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से एक जो सन ऑफ लाइट कलर जो होता है सूर्य का, वो आपका 7 रंग होता है जिसको हम लोग याद रख सकते हैं विव गियर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये ऑरेंज, आपका फिर अथी ये आपका आ गया येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लाल दिखने का कारण क्या है कि ये जो नीला और बैंगनी है ना, दोनों रंग का परिकीर्णन इतना अधिक होता है कि हम लोग से आने से पहले ही ये क्या करता है, फैल जाता है। अब सिर्फ़ हम लोग पास जो पहुँच पाता है, वो पहुँच पाता है रेड जाता है। इसलिए सुबह में देखना हम लोग को प्योर कलर दिखता है, हल्का येलो भी दिखेगा, थोड़ा देर बाद ऑरेंज दिखेगा, फिर पूरा का पूरा हम लोग को सूर्य जो होता है रेड दिखता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही। ठीक है? तो ये थे आज के आपके सेशंस जो हम लोग बोले थे कि 1 तारीख से आपको शुरू किया जाएगा। तो आज हम लोग फिज़िक्स का लिए हैं, इसके बाद आपको केमिस्ट्री या मैथ्स मिलेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहें, सुबह में 7 बजे और शाम में 6 बजे के बाद से आप लोग क्लास डेली चल रहा है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।